नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष PCS प्री साथ ही उत्तराखंड के अंतर्गत जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। जो ये मॉडल पेपर लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ, यह स्वयं मेरे द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके तुलनात्मक रूप में इसको निर्मित किया गया है। इससे पूर्व 1 से लेकर 100 नंबर तक के क्वेश्चनों का पहली वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड की जा चुकी है। अब आज इसी श्रृंखला की ये दूसरी वीडियो है जो 101 से 102 से ये कंटिन्यू आगे तक रहेंगे 200 प्रश्नों तक। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वन, राष्ट्रीय उद्यान एवं जीव विहार से संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। इसके अंदर संस्कृति, लोक कलाएं या कहें जलवायु, जितने भी उत्तराखंड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन इसके अंतर्गत हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से ये शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। दोस्तों, ये पौड़ी से हुआ था या टिहरी गढ़वाल से हुआ था या फिर उत्तरकाशी से हुआ था या चमोली से हुआ था, ये आपको बताना है। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत आपके चमोली ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, जो ये UDA प्री के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है 2003 के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगले प्रश्न की। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, ये आपको बताना है। फूलों की घाटी, दूसरा है आपका राजी राष्ट्रीय पार्क, या फिर C गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, या D जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की है, कौन सा है। देखिए दोस्तों, यदि आपको प्रथम राष्ट्रीय पार्क की यदि बारे में आता हो तो प्लीज़ इसके कमेंट सेक्शन में इसका देखिए इसका जो सही आंसर है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये पहला भारत का राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। ये भी UDA प्री 2003 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगली प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है भोजपत्र वृक्ष मिलता है, ये कहाँ मिलता है ये वृक्ष? ये पहला है आपका हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, या B नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, या C अमरावती की पहाड़ियों में पाया जाता है, या फिर D विंध्याचल के पहाड़ियों में पाया जाता है। दोस्तों, अगर इसका सही आंसर मैं बताऊं आपको, ये हिमालयी क्षेत्र में ये वृक्ष पाया जाता है। PCS प्री 2007 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब इसी श्रृंखला का अगला क्वेश्चन, ठीक है, 105वें नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया था? दोस्तों, ये है आपका A 2000 में किया था, B 2002 में किया गया था, C 2003 में, या D 2005 में। कब इसे यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर दिया गया था? दोस्तों, 2005 के वर्ष में इसे विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा इसे सम्मिलित कर लिया गया था, ठीक है। अब इसी कड़ी का 106 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, चिपको आंदोलन में 1974 में रेडी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी या महिला थी, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न कई दफ़े एग्जामों में पूछा जाता है। यदि आप 5-6 साल के पेपर उठा के देखिएगा उत्तराखंड में जिन्हें भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला प्रश्न आपको 1-2 बार रिपीट होते हुए दिखाई देगा। देखिए, PCS मेन 2003 के अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया। आपको ये लग रहा होगा कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मगर यदि आप देखोगे बीती जितने भी वर्षों के पेपर को देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो एकदम विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ते हैं, मगर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर हमें वो क्वेश्चनों में हम मार खा जाते हैं। देखिए, जो इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही थी ये वो कौन थी, इसके बारे में आपको बताना है। A कमला देवी, दूसरी रेणुका देवी है, C गौरा देवी है, या D अमृता देवी है। ये कौन इस आंदोलन को लीड कर रही थी? दोस्तों, ये गौरा देवी हैं, ठीक है, जिसे चिपको वुमेन भी कहा जाता है, ठीक है।
अब 107वें नंबर का प्रश्न है, वेदिनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है, या चमोली जनपद के अंतर्गत है, या उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत है, या रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत है, ये आपको बताएं। देखिए दोस्तों, वेदिनी बुग्याल जो स्थित है वो चमोली जनपद के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। अब इसी श्रृंखला का 108वें नंबर का प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए ए भोपाल, बी देहरादून, सी चमोली, या डी नैनीताल, ये कहाँ है आपको बताना है। दोस्तों ये आपके देहरादून में ये स्थित है, ठीक है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है, ये कौन सा है, ये आपको बताना है इनमें से, ठीक है। पहला है राजा जी राष्ट्रीय पार्क, या फिर दूसरा है आपका नंदा देवी बायो रिजर्व ये है, या फिर आपका कॉर्बेट पार्क है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये बताना है। दोस्तों अगर इसकी बात कहें तो इसका जो सही आंसर है आपका नंदा देवी बायो रिजर्व पार्क है ये, ठीक है। ये इसका सही उत्तर है, ठीक है, बी वाला। अब 110वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। सभी को ये क्वेश्चन आता होगा, ये आपके चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। अब 111वें नंबर का प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो दोस्तों वो इस प्रकार से है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था, ये किस राज्य से ये व्यक्ति है, ये आपको बताना है। देखो गौरा देवी ने दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था, चंडी प्रसाद भट्ट ने दिया था, या सचिनानंद भारती ने दिया था। तो दोस्तों ये जो नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा ये नारा दिया गया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है। अब इसी कड़ी का 112वें नंबर का प्रश्न, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, ये आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए है सचिनानंद भारती, बी है आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी, या फिर सी कल्याण सिंह रावत, या डी विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ये कौन है आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है सचिनानंद भारती, इसके क्या हैं सूत्रधार हैं, ठीक है। अब इसी कड़ी का 113वां प्रश्न, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये बताना है आपको कि बाघों की संख्या सर्वाधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में है, ये आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन आपका ए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, डी कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जैसे राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आपको बताना है ये कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सर्वाधिक रूप में बाघों की संख्या पाई जाती है। अब 114वें नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधित यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ था। कौन, देखिए वृक्षों को उसमें क्या है जैसे राखी बांधते हैं या उसमें रक्षा सूत्र बांध करो, ये संकल्प लिया गया था कि वृक्षों की जो रक्षा है हम अपने तन मन और पूरे मनोयोग के साथ हम इसे करेंगे, हमारी जान भी चले जाए फिर भी हम इनकी रक्षा करना नहीं छोड़ेंगे, ऐसा संकल्प लिया गया था। देखिए चमोली से लिया गया था या टिहरी से लिया गया था या उत्तरकाशी से लिया गया था या पौड़ी से, तो ये संकल्प कहाँ से लिया गया था ये आपको बताना है। 114 नंबर का देखिए दोस्तों, ये टिहरी से इस आंदोलन के संबंध में जो रक्षा सूत्र वृक्षों में बातें थे उसके ये संकल्प लिया गया था, ठीक है। अब इसी कड़ी का 115 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। वृक्ष मानव मतलब वृक्षों के संज्ञा दी गई है उसे, वृक्षों के प्रति इनका जो स्नेह है या इनके बारे में यह कहें, इन्होंने संपूर्ण रूप से अपना जीवन वृक्षों के पर्यावरण के प्रति ये समर्पित कर दिया, तो वृक्ष मानव के नाम से कौन जाना जाता है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ए है आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी, बी है आपका गोविंद बल्लभ पंत, या सी है चंडी प्रसाद भट्ट, या भी विश्वेश्वर दत्त सकलानी। कौन है ये? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है। कभी इसका सिर्फ सकलानी नगर के नाम आता है, आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। अब इसी कड़ी का हम बात करते हैं 116 नंबर का प्रश्न, ये इस प्रकार से है। देखिए
किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? देखिए कौन सा वृक्ष है। देखिए उत्तराखंड के लिए इस वृक्ष को किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। ये कौन सा वृक्ष आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसका ए बुरांस, बी बांस, सी चीड़ या डी भोजपत्र। आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये वृक्ष है ही इस प्रकार का। देखिए बांज को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है, क्योंकि जितने अधिक मात्रा में बांज के वृक्ष होंगे तो उतने ही मात्रा में हमारी ये जो पर्वतीय क्षेत्र का जो वन संपदा है वो उतने ही और नमीपूर्ण रहेगी, या कहें ये हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण हो उतना ही स्वच्छ रहेगा। क्योंकि जो बांज का जो वृक्ष होता है वो पानी को अपने जड़ों में इस प्रकार से स्टोर करता है कि यहाँ पर क्षेत्रों में पानी की कमी नहीं होने देता, और जो ग्राउंड वाटर होता है वो एकदम बरकरार रहता है, जिसकी वजह से ये वरदान के रूप में इस वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है, 117वें नंबर का अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है, देखते हैं। निम्न में से कौन जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है, ये बताएं। ठीक है, निम्न में से कौन सा आपको बताना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, या गोविंद बल्लभ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये जैव मंडलीय सुरक्षित है। देखिए इस उद्यान के अंतर्गत जीवों की विविधता और पौधों की भी विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो अन्य स्थानों में नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर जो जंतु और वृक्ष और या कहें जितना भी इसमें तालमेल कहें, ऐसा जैव मंडल का ये विविधता से पारिस्थितिक तंत्र का ऐसा घटक इसमें देखने को मिलता है जो अन्य किसी भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो ये जनसंख्या पर आधारित ये क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि कई दफ़े उत्तराखंड के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। देखिए ये है 118 नंबर का क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? 2011 के अनुसार बता रहे हूँ कि यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये आपके जो है 10,86,200 क्या है 92 जनसंख्या ये रही थी। ठीक है, 0.83% कितना है उत्तराखंड का ये जनसंख्या है पूरे भारत का। ठीक है, भारत से उत्तराखंड का जनसंख्या प्रतिशत। अब इसी कड़ी का 120वें नंबर का प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिले के बारे में पूछ रहा है, ये बताना है आपको। देखिए दोस्तों, पौड़ी है या रुद्रप्रयाग है या चमोली है या फिर डी हरिद्वार है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हरिद्वार, डी हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है और जिलों की अपेक्षा। ठीक है, अब इसी कड़ी का 121वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? जब 2011 की जो जनगणना हो रही थी उसमें सर्वाधिक साक्षरता किस जनपद में सर्वाधिक रूप में पाई जाती है, ये आपको बताना। पहला है आपका ए गढ़वाल, बी पिथौरागढ़, सी देहरादून या डी नैनीताल। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या के अंतर्गत जो साक्षरता दर सर्वाधिक जो देखी जाती है पढ़े लिखों का समाज ये कहें तो देहरादून है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न कई दफ़े पूछा गया है एग्जामों में। तो का जनसंख्या घनत्व है, कितना घनत्व है ये आपको बताना है। ये आपका 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 289 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या 199 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर कहें ये आपका डी वाला 210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की यदि हम बात करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, यहाँ उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, आप बात करते हैं 124वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में लिंगानुपात है, कितना लिंगानुपात है उत्तराखंड में, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहा है 825 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के सापेक्ष या फिर 963 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के प्रति या फिर कहें 726 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष या फिर 1001 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष के अंतर्गत कितनी हैं, ये आपको बताना है।
कहने का मतलब यह है कि जो उत्तराखंड में जो महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष के सापेक्ष कितनी महिलाएं यहाँ पर स्टैंड करती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो 1000 पुरुष के सापेक्ष 963 महिलाएं प्रति पुरुष हैं यहाँ पर, ठीक है। 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं उत्तराखंड में हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 125वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। शहरी जनसंख्या का ये बताना है। अब दोस्तों अगर सीधे तौर पे गए तो इसका आपका जो प्रतिशत है आपका 30.23% यहाँ पर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है। अब 126वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है वर्ष 70% यहाँ पर क्या है, महिलाओं की साक्षरता। अब बात करते हैं यहाँ पर 127वें नंबर के प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड देश में किस क्रम में ये आता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ठीक है। ये पहला है आपका ए 11वें नंबर पे आता है, या 15वें नंबर पे आता है, या सी 20वें नंबर पे आता है, या डी आपके 25वें नंबर पे आता है। ये किस जगह पे स्टैंड होता है दोस्तों, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये देश के 20वें नंबर पे उत्तराखंड आता है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। अब बात करते हैं 128वें नंबर का प्रश्न, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, कौन कौन सी जिले हैं 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले। देखिए दोस्तों, देहरादून है, या हरिद्वार है, या उधम सिंह नगर, या उपयुक्त सभी, ये कौन है ये आपको बता रहे। देखिए दोस्तों, ये सभी जो जनपद हैं 3 के 3, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या यहाँ की है, ठीक है। अब देखिए 29वें नंबर के प्रश्न, हरिद्वार की जनसंख्या है, आपको बताना है हरिद्वार की जनसंख्या कितनी है। ये आपके 18,90,442, या फिर आपके ये 16,48,902, या फिर 16,96,694, या 19,20,222। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हरिद्वार की जनसंख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पर है 18,90,442 जनसंख्या यहाँ पर हरिद्वार की है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको प्रत्येक क्षेत्र से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। संस्कृति के अंतर्गत अब आ गया लोक संस्कृति की, अब मेलों की बात करेंगे हम, या फिर यहाँ की प्राकृतिक संपदा की, यहाँ की जलवायु के बारे में, यहाँ जितने भी विभिन्न वाद्य यंत्र हैं, या जितने भी उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका समावेशी रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 14वां पॉइंट है यहाँ पर लोक संस्कृति व मेलों के बारे में बात करके यहाँ की संस्कृति और मेले किस प्रकार के हैं, ठीक है दोस्तों। पहला जो प्रश्न है लोक संस्कृति के अंतर्गत आता है 130 नंबर का, कवि चित्रकार मौला राम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, ये किस शैली के लिए माने जाते हैं। गुलेर शैली के अंतर्गत माना जाता है, या बी गढ़वाल शैली के अंतर्गत माना जाता है, या सी बसौली शैली के अंतर्गत माना जाता है, या डी कांगड़ा शैली के अंतर्गत माना जाता है। तो दोस्तों ये जो मौला राम जी हैं ये गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकारों में से एक चित्रकार हैं, ठीक है। ये देखिए PCS प्री 2003 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसी कड़ी में 131वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः पाई जाती है। देखिए इस जो भगवानों की जो आराधना हो करते हैं तो उसके लिए जागर पद्धति प्रमुखतः किस राज्य में पाई जाती है ये आपको बताना है। देखिए उत्तराखंड में है या असम में या मध्य प्रदेश में हरियाणा, तो ऑब्वियसली ये आपका ए उत्तराखंड में क्या होता है जागर पद्धति से हमें ईश्वर की या देवों की यहाँ पर आराधना करते हैं, ठीक है। अब 132वें नंबर का प्रश्न हरेला क्या है, ये फल है या त्यौहार है या स्थान है या सब्जी है। तो दोस्तों जो ये है आपका ये एक त्यौहार है, ठीक है। अब इसी कड़ी में अगला प्रश्न है 133वें नंबर का प्रश्न उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं, इस आभूषण को कहाँ धारण करती हैं। पहला ए है पाँव में, बी है नाक में, या सी है गले में, या डी है हाथ में। ये PCS 2003 जो मेंस का अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो ये
तिलहरी जो पहनी जाती है दोस्तों वो गले में पहनी जाती है, ठीक है, गले में इसको धारण किया जाता है। अब 144वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी बेड़ी पाको नारा मासा की धुन किसने बनाई थी, ठीक है। अब पहला जो है आपका सुमित्रानंद पंत जी ने, या बी है कुमारी महादेवी वर्मा ने, या सी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, या फिर डी है विजेंद्र लाल शाह ने। ये पीछे 2003 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका ये विजेंद्र लाल शाह द्वारा ये बेड़ी पाको नारा मासा की धुन बनाई गई थी, ठीक है। अब 135वें नंबर का प्रश्न है, ये बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है। ये PCS 2004 प्री के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है। बागेश्वर में लगता है, या लोहाघाट में लगता है, या चंपावत में लगता है, या देवीधुरा में लगता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये आपका देवीधुरा में ये वाला मेला लगता है, ठीक है। रक्षाबंधन के दिन ये बग्वाल वाला मेला ये लगता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न 136वें नंबर का प्रश्न, देवीधुरा मेला लगता है ये किस जनपद के अंतर्गत ये लगता है। तो देहरादून, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़। तो दोस्तों UDA 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चंपावत जिले के अंतर्गत ये लगता है, देख, ठीक है। अब बात करते हैं 137वें नंबर का, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ था। इस मेले का शुभारंभ कब किया गया था। 1930 में पहला, बी 1951 में, सी 1961 में, डी 1943 में। देखिए PGT 2009 के अंतर्गत ये क्वेश्चन, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये 1943 में ये प्रसिद्ध गौचर मेला का आरंभ हुआ था, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं 138वें नंबर का प्रश्न। देखिए गढ़वाल क्षेत्र में थड़ीला नृत्य किया जाता है, ठीक है। थड़िया नृत्य किया जाता है जब ये शिशु पैदा होता है तब किया जाता है। ये बी महिला के प्रथम बार मायके आने पर, या सी विवाह के समय या सगाई के समय में, तब कब किया जाता है ये नृत्य आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो ये नृत्य किया जाता है जब महिला शादी के बाद पहली बार अपने मायके आती है तो इस नृत्य को किया जाता है। थड़िया ये नृत्य है, ठीक है। अब बात करते हैं 139वें नंबर का, ये 39वें नंबर का प्रश्न है, ठीक है। यह है नंदा जात यात्रा आयोजित की जाती है, ये आपको बताना है। ये 6 वर्षों पर की जाती है, 10 वर्षों पर की जाती है, या फिर आपके 5 वर्ष में, 12 वर्ष में। तो दोस्तों ये 12 वर्ष में एक बार इस में क्या कहते हैं इस मेले का आयोजन किया जाता है। जो ये यात्रा नंदा जात यात्रा निकाली जाती है ये 12 वर्ष में एक बार होती है। ये PGT 2009 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 140वें नंबर का प्रश्न की। तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर कह रहा है ये 140वें नंबर का, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्राय किस दर्रे से होकर गुजरती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलन से, लिपुलेख से, दारमा से, या किंगरी बिंगरी से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये जो यात्रा गुजरती है ये आपके लिपुलेख से होकर गुजरती है, जो पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब 141वें चौफाला क्या है ये आपको बताना है। एक बुग्याल है, या एक तहसील है, या एक वाद्य है, या एक नृत्य है। ये PCS में 2010 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये एक प्रकार के क्या है, ये नृत्य है, नृत्य किया जाता है इसमें, ठीक है। अब 142वें नंबर का प्रश्न, प्रत्येक वर्ष धानु की रोपाई के समय हिज यात्रा उत्सव मनाया जाता है। हिज यात्रा ये मनाया जाता है तो अल्मोड़ा में मनाया जाता है, चंपावत में मनाया जाता है, नैनीताल में मनाया जाता है, ये पिथौरागढ़ में। तो देखिए ये दोस्तों ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, छलिया भूत या का भी यहाँ पर ये क्या होता है, नृत्य किया जाता है। ये पिथौरागढ़ में जब ये धान रुपाई होती है, उसकी कटाई होती है, तो उस समय इसके क्या है, रुपाई के समय इस नृत्य को किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवों से आह्वान किया जाता है, लखिया भूत से होता है, इसमें नृत्य किया जाता है। उसमें उनसे आराधना की जाती है कि जो हमारी जो फसल बो रहे हैं ये अच्छी हो और सुखमय हो, और उसके भोग के रूप में उनको भी ये चढ़ाया जाता है। अब 143वें नंबर का प्रश्न, तलघड़ी शरीर के किस अंग में
आभूषण को धारण किया गया, ठीक है। तगड़ी शरीर के किस अंग में इसे धारण किया जाता है, गले में, बाजू में, कमर में, पाँव में, तो ये कहाँ किया जाता है, इसको ये बताना है आपको दोस्तों। जो ये धारण किया जाता है ये आपके कमर में इसको धारण किया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर जो 15वां पॉइंट है दोस्तों, ये भाषा एवं बोलियाँ यहाँ की, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए 144वें नंबर का जो प्रश्न है, किस भाषा को गोरखियाली भाषा के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ए नेपाली, बी मोगरी, या सी सोइलियाली, या डी भूटानी। तो दोस्तों इसको ए नेपाली भाषा को गोरखियाली भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न है, ये कह रहा है 145 अस्कोटी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है, चमोली में बोली जाती है, या हरिद्वार में बोली जाती है, उधम सिंह नगर में बोली जाती है, पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों ये जो बोली जाती है अस्कोटी, जो पिथौरागढ़ में बोली जाती है, क्योंकि पिथौरागढ़ के अंतर्गत इसको अस्कोट पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है, तो ये अस्कोटी बोली भी पिथौरागढ़ में ही बोली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं 146वें नंबर का ये प्रश्न, ये कह रहा है निम्न में से कौन गढ़वाली की उत्पत्ति शेर सेनानी माने जाते हैं, शेर सेनानी माने जाते हैं। अब ये डॉक्टर भोला शंकर व्यास, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, या ए बी, ये दोनों, या इनमें से कोई ही नहीं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, ये दोनों ही क्या माना जाता है, शेर सेनानी माने जाते हैं, ठीक है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न 147वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ये कुछ भाषाएं हैं जहां पर आपको तिब्बती भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो अगर मैं सही राइट आंसर की यदि मैं बात करूं, तो ये जोहारी भाषा पे, इसको जो पिथौरागढ़ की तरफ बोले जाती तिब्बत से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर ही जोहारी भाषा का ये प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 139वें नंबर का प्रश्न, ये है गढ़वाली भाषा में लोकयुक्तियाँ को कहा जाता है, जो लोकयुक्तियाँ होती हैं उनको कहा जाता है माणा, या आणा, या परवाणा, या रिखत ये कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों इसको परवाणा ये कहा जाता है, ठीक है। अब इसी कड़ी में 16वां पॉइंट जो है यहाँ पर अनुसूची जाति एवं जनजातियों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 139वें नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तराखंड में पाई जाती है जो जनजाति है, भोटिया है, जौनसारी है, थारू या बॉक्सा। तो दोस्तों आपको ये बताना है, तो जो ज़्यादा जनसंख्या वाला जो यहाँ पर जनजाति है, ये थारू लोगों की जनसंख्या यहाँ पर सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। पीसीएस मेन 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब 150वें नंबर का प्रश्न, थारू जनजाति के लोग अधिकांशतः निवास कहाँ करते हैं। ये जनजाति किस जनपद में पाई जाती है। उधम सिंह नगर में, ए बी देहरादून में, सी पिथौरागढ़ में, डी चमोली में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, तो दोस्तों ये उधम सिंह नगर के अंतर्गत ये जनजाति रहती हैं, ठीक है। अब 191 नंबर का माहू, ये महाशिव निम्न में से किस जनजाति के ये देवता माने जाते हैं। कौन सी जनजाति इन्हें अपना आराध्य देवता के रूप में माने जाते हैं। भोटिया है, बॉक्सा है, जौनसारी है, जाड़। तो ये कौन मानते हैं इनको, तो दोस्तों ये जौनसारी लोग इन्हें क्या महाशु देवता जो महाशिव को मानते हैं, ठीक है। अब ये है 152, सणियाणा नामक राजनीतिक संस्थान किस जनजाति की पाई जाती, किस जनजाति में पाई जाती है। भोटिया, जौनसारी या शौका या जाट। तो दोस्तों अगर इसका राइट आंसर की यदि मैं बात करूं तो ये जौनसारी के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब 153 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ठीक है, के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है। अनुसूचित एससी का जो सर्वाधिक रूप में जो जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला, ज़्यादा एससी कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, हरिद्वार। तो दोस्तों जो एससी की जो कम्युनिटी की जो ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी ये आपके बागेश्वर में।
ये प्रश्न को एक बार आप गूगल में भी सर्च कर लिए, हो सके मैं गलत हूँ, ये हरिद्वार भी लग रहा है, ठीक है। अब 154 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वरा कहते हैं? जौनसारी, भोटिया, बोक्सा या थारू। तो दोस्तों ये आपके भोटिया लोग कहते हैं। बिरसु, जागरणा, दियाई, नुराड़ी त्योहार मनाए जाते हैं। 155 नंबर का है बोक्सा, जौनसारी या फिर कहें आपके ठाकू या भोटिया, ये कौन इस त्योहार को मनाता है? तो दोस्तों 155 नंबर का है, तो ये दोस्तों ऑब्वियसली ये जौनसारी लोग इसको मनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसी कड़ी का अगला प्रश्न, तो ये है आपके 156 नंबर का, निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? आपको पता ही होगा, ये पीसीएस प्री 2007 में पूछा गया, ये दीपावली के पर्व को शोक के त्यौहार के रूप में से मनाते हैं। 157 नंबर का एक क्वेश्चन, ब्याह के अवसर पर हाथ में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजाति के समाज के लोग किया करते हैं? जौनसारी, भोटिया, बोक्सा या राजी, ये कौन करते हैं? ये आपको बताना है। यदि इस प्रश्न का अगर मैं सही आंसर बताऊं तो ये आपको भोटिया लोग ये करते हैं, ठीक है। अब 158 नंबर का प्रश्न, जौनसारी संगीत के जनक माने जाते हैं? जौनसारी जो गाने होते हैं पहाड़ी, उसके जनक कौन माने जाते हैं? ये आपको बताना है दोस्तों। ए है देविका चौहान, नंदलाल भारती या रतन सिंह जौन या पंडित शिवराम कौन है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये नंदलाल भारती को माना जाता है जौनसारी, ठीक है, जनक के रूप में, गायकों के जनक के रूप में माना जाता है। अब इससे अगला प्रश्न मैं आपके सम्मुख से अगली वीडियो में लेके उपस्थित होऊंगा, पर्यटन और धार्मिक स्थलों से संबंधित। अब तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप लोग को कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।